जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज। यदि बात करें तो 10.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर हमारा है 10, जिस चैप्टर का नाम है ब्रीथ। तो समझिएगा, एक बार हम सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब समझते हैं। अगर हम बच्चे बात करें तो यहाँ पर है ब्रीथ। तो चलिए समझते हैं थोड़ा ध्यान से कि आखिरकार वृत्त का निर्माण कैसे होता है। ठीक, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर वृत्त का निर्माण कैसे होता है, फिर समझेंगे वृत्त की आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर उससे संबंधित कुछ और बातें समझेंगे। ठीक, तो समझिएगा, अगर हम बात करें बच्चे, देखो अगर ये पहले त्रिभुज है, इसमें कितनी भुजा है? तीन भुजा है। और ये चतुर्भुज है, इसमें कितनी भुजा है? चार। ये पंचभुज है, इसमें कितनी भुजा है? 5। ये खष्टभुज है, इसमें कितनी भुजा है? 6। और इसमें कितनी भुजा है? 7। इसी तरीके से ढेर सारी आकृतियों को मैं बना सकता हूँ। यानी कि अगर इस तरीके से मैं बढ़ाता चला जाता हूँ भुजाओं की संख्या को, कुछ इस तरीके से धीरे धीरे शेप जो है वो बनना प्रारंभ हो जाएगा। हमने देखा कि लगातार अगर मैं भुजाओं की संख्या बढ़ा रहा हूँ, देखो यहाँ त्रिभुजाकार था, यहाँ चतुर्भुजाकार हुआ, यहाँ पंचभुजाकार, खष्टभुजाकार, ये देखो यहाँ। यानी जब मैं लगातार धीरे धीरे भुजाओं को बढ़ा रहा हूँ, वो किसका रूप लेता चला जा रहा है? वृत्त का। वृत्त के जैसा बना नहीं बनाए देखो। इसमें कम गोला था, इसमें गोला था ही नहीं, इसमें कुछ हल्का चौकोर था, इसमें कुछ गोला टाइप बना, इसमें और कुछ बना, ये परे था, इसमें बना, इसमें कुछ और बना, और इसमें देखिए कुछ और दिख रहा है। इसी तरीके से हमने जब ढेर सारी भुजाओं की संख्या को बढ़ा दिया, देखो अब मान लेते हमने भुजाओं की संख्या इतना बढ़ा दिया कि भुजाएं बहुत छोटी छोटी हो गई। यानी भुजाओं की संख्या को हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो समझिएगा ध्यान से, जब अगर भुजाओं की संख्या को हम लगातार बढ़ाते चले जाएंगे, ये भुजाएं जो है एक समय आएगा कि ये बिंदु के आकार के हो जाएंगे। अगर हम कहते कि चलो 10,000 भुजाएं हैं, जब 10,000 भुजाएं हैं तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? बहुत छोटी हो जाएगी। या 10,000 10 करोड़ कहते। ये देखो, जब हम भुजाओं की संख्या को लगातार बढ़ाते हैं तो ये किसका रूप ले लेता है? ऐसे जब भुजाओं की संख्या को हम लगातार बढ़ाते चले जाते हैं तो वो किसका रूप ले लेता है? यानी वृत्त का निर्माण कैसे होता है? यदि हम भुजाओं की संख्या को लगातार बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या बनता है? वृत्त। यानी भुजाओं की संख्या को हम इतना बढ़ा देते हैं कि वो भुजाएं किसका रूप ले लेती हैं? बिंदु का रूप लेती हैं। हाँ, वृत्त तो बन ही जाता है, लेकिन पहले बिंदु का रूप लेती हैं और उन्हीं बिंदुओं से बन जाता है वृत्त। बात समझ में आई? तो अगर हम कहें वृत्त की बात करें तो वृत्त जो है वो कई बिंदुओं का समूह है। ढेर सारे बिंदु है ना इसमें, वृत्त में ढेर सारे बिंदु हैं। अनुराग में आएंगे तो मरबो करेंगे, क्या नाम उसका? अनुराग, समझ जान सकते। तो यहाँ समझिएगा, यानी पहले बात हमने ये सीखा कि वृत्त जो है वो कई बिंदुओं का समूह है। और साथ ही साथ लगातार यदि हम भुजाओं की संख्या को बढ़ाते चले जाएंगे तो किसका निर्माण होगा? वृत्त का निर्माण होगा। इतनी बात कंफर्म सबको? अब समझिएगा ध्यान से। अब दूसरी बात हम ये समझते हैं कि आखिरकार वृत्त के आने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दूसरी बात हम ये सीखेंगे कि आखिरकार वृत्त की क्या आवश्यकता पड़ी। हमारे पास ढेर सारी आकृतियां तो पहले से थी, तो वृत्त को लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? कैसे उत्पत्ति हुई? क्यों उत्पत्ति हुई? क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी? तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। अगर हम बताओ किसी धावक को अगर हम दौड़ाएं
इस पे दौड़ाए, 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 बताओ सबसे कम समय किस में लगेगा? देखो समझिएगा ध्यान से, अभी इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, यानी उतने की बात कर रहे हैं। देखो अगर मैं इस पे दौड़ाऊंगा तो ये यहाँ से आएगा एकदम स्पीड बनाकर, और यहाँ उसकी स्पीड को कम करना पड़ेगा, नहीं बाहर आ जाएगा। टर्न होने के लिए अब जैसे तुम लोग साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो क्या जितने स्पीड से चलाते रहते हो, मोड़ पर भी भन्न से ऐसे उतने स्पीड में कर रहते हो? कभी आपने देखा है कि ऐसे रोड जाती हो, ऐसे ऐसे रोड जा रही हो, अरे अचानक से ऐसे रोड जा रही हो, अचानक से ऐसे हो गई है? कभी नहीं होती है। रोड को ऐसे घुमाया जाता है, यानी ऐसे थोड़ा सा वृत्ताकार लेकर तब ऐसे घुमाया जाता है। ये नहीं कि रोड ऐसे जा रही है भन्न से ऐसे मुड़ जाए, ऐसे तो नहीं हो। अगर ऐसे मुड़ जाए तो उस पर जो साइकिल चला रहा है, जो गाड़ी चला रहा है, वो इधर से आएगा और इधर से ऐसे नहीं मुड़ पाएगा, तो ये भन्न से सामने है ना। इसीलिए समझिएगा ध्यान से, यानी अगर वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, उसकी स्पीड को कम करना पड़ेगा। अब फिर यहाँ स्पीड कम करेगा, फिर यहाँ से चलेगा, फिर स्पीड कम करेगा, फिर यहाँ से चलेगा, यानी बार बार उसकी स्पीड रुक रही है। फिर यहाँ समझिए, इसमें अगर बात करें तो यहाँ आएगा, इसकी अपेक्षा यहाँ कम समय उसको स्पीड कम करना पड़ेगा, यहाँ से हल्का सा घूम जाएगा वो, फिर इसकी अपेक्षा नहीं, यानी इसमें जो है इसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम समय लेगा टर्न करने में। अगर इसकी बात करें, इसमें इसकी अपेक्षा भी यहाँ कम से, कि यहाँ से आया उतना उसको ज़्यादा एकाएक नहीं मुड़ना पड़ रहा है। इसी तरीके से इसकी बात करें, यहाँ देखो, यहाँ एकाएक तो कहीं मुड़ना नहीं पड़ रहा है, धीरे धीरे करके मुड़ रहा है। इसमें बात करें, इसमें तो और धीरे धीरे मुड़ रहा है। और इसमें बात करें अगर हम, ये देखो आ जाते हैं लास्ट में वृत्त में, यानी वृत्त में उसकी स्पीड कम करनी ही नहीं पड़ रही है। जिस स्पीड से वो दौड़ रहा है उसी स्पीड से जो है वो दौड़ रहा है, उसकी स्पीड कम नहीं करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ रही है, उसकी स्पीड कम नहीं करनी पड़ेगी। यानी इसीलिए जितने भी कार्य रनिंग वाले हैं, यानी काम जो मानते कोई हम मोटर ही लगाए, मोटर तो ऐसे वृत्ताकार घूमती है ना, अब मोटर को तो हम जो है ये त्रिभुजाकार घुमा तो नहीं सकते, एक बार इधर घुमाओ, खट घूमेगा तो स्पीड उसकी कम होगी। तो यहाँ समझिए, यानी सर्कुलर मोशन में स्पीड को कंटिन्यू सेम रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? वृत्त। यानी किसी चीज को अगर हम कंटिन्यू उसको घुमा रहे हैं या धावक दौड़ रहा है, उसकी स्पीड को सेम रखने के लिए, उसकी स्पीड कम ना हो, उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी? वृत्त की आवश्यकता पड़ी। वृत्त में हम जिस स्पीड से चलते हैं उसी स्पीड से चलते रहते हैं, हमारी स्पीड कम नहीं। कितनी बात कम? पहली बात तो हमने ये सीखा कि वृत्त जो है वो कई बिंदुओं का समूह, या आप कह सकते हैं कि भुजाओं की संख्या को लगातार बढ़ाते चले जाएंगे तो किसका निर्माण होगा? वृत्त का निर्माण होगा। दूसरी बात यह कि वृत्त की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी भी सर्कुलाकार पथ में अगर हमें जो है कि स्पीड वगैरह सेम रखनी है, इसीलिए वृत्त की आवश्यकता पड़ी, ताकि उसी स्पीड पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट ना पड़े, जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से चलता है। अब अगर बात करें वृत्त, आप जानते ही हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बना करके दिखा दिया है, अब सही से बना देते हैं वृत्त। अब आप जान चुके हैं, तो ये रहा वृत्त, ऐसे बना देते हैं, मान लेते हैं ये वृत्त है। तो वृत्त के कई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दैनिक जीवन में। जैसे हमने एक घड़ी लगाया, इस घड़ी का शीशा जो है वो क्या है? वृत्ताकार है। आप जो है कि साइकिल का पहिया, आपके साइकिल का पहिया क्या है? आपके साइकिल का पहिया क्या है? वृत्ताकार है। जो घर में रोटी बनती है उसका आकार क्या है? वृत्ताकार है। जो आप पैसा लिए रहते हैं 2 रुपए 5 रुपए, वो उसका आकार क्या है? वृत्ताकार है। तो यानी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं वृत्ताकार के, आप देख सकते हैं। ठीक, तो आप दैनिक जीवन में भी आप समझ सकते हैं, जैसे साइकिल का पहिया और ये 1 रुपए 2 रुपए का सिक्का, कौन सी? चूल्हा, अच्छा चूड़ी, कंगन, ये जो है, और रोटी, ये ढेर सारे एग्जाम्पल जो हैं वो वृत्ताकार के हैं। किसके हैं? वृत्ताकार। अब ये बच्चे, अभी तक तो हमने केवल जो है कि वृत्त के समझा कि हाँ भैया वृत्त बनता कैसे है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। अब कुछ और बातें समझते हैं, ये बच्चे बात ना करो।
अब अगर हम बात करें, बात ना करो, ए बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें तो वृत्त का 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? वृत्त में 3 भाग होता है। ये बच्चे समझिएगा, इसे आप वृत्त की परिधि कह सकते हैं, मान लेते इसे हम वृत्त कह देते हैं। वृत्त जिस तल में स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में? एक हो गया वृत्त। ये अंदर है बच्चे, अंदर वाले भाग को हम लोग अभ्यंतर कहते हैं। अंग्रेजी में इंटीरियर कहा जाता है, और ये बाहर है, इसे बहिर्भाग कहा जाता है। इसे बहिर्भाग कहा जाता है। कहा जाता है बहिर्भाग। तो जो वृत्त होता है जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है? एक अभ्यंतर वृत्त और बहिर्भाग, या इसे वृत्त की परिधि भी कह सकते हैं। अगर हम पूछे ये जो P पॉइंट है ये वृत्त के किस भाग में स्थित है? अभ्यंतर की बहिर्भाग? कहाँ? कितने लोग कर रहे हैं अभ्यंतर? अभ्यंतर में है? यस सर। कि बहिर्भाग में है? अभ्यंतर में। हाँ, अभ्यंतर में। तो हाँ बच्चे, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि ये जो है ये कहाँ है? अभ्यंतर में। चलिए और कुछ बातें समझ लेते हैं बच्चे। जैसे ये वृत्त है, समझिएगा ध्यान पूर्वक। अगर हम इसके टोटल लंबाई को निकालना चाहें, मान लेते हैं यहाँ से लेकर स्टार्ट करते हैं। अगर इसकी टोटल दूरी को हम पता करना चाहें, इस दूरी को हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि, या आप परिमाप भी बोल सकते हैं। वृत्त की परिधि कहिए या परिमाप कहिए, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि वृत्त के लिए परिधि का हम लोग यूज करते हैं, परिमाप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल इसकी जो लेंथ है, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। अंग्रेजी में सरकमफेरेंस कहा जाता है। ठीक, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक, तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। अगर वृत्त के परिधि निकालने का हम फार्मूला की बात करें तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। अंग्रेजी में सरकमफेरेंस कहा जाता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक, तो समझिएगा, यानी इस टोटल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। ये बच्चे, इसके बीचों बीच एक बिंदु होता है, उस बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। अंग्रेजी में ओरिजिन होता है, सेंटर भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ समझिए हम लोग हमेशा से केंद्र को जो है वो O से डिनोट करते हैं। O से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि ओरिजिन की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? O से। ठीक, जो होता है वृत्त का केंद्र, जो वृत्त का केंद्र होता है वो वृत्त के एकदम मध्य में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? कहाँ? मध्य में स्थित होता है। ठीक, जो वृत्त के एकदम मध्य में स्थित होता है उसे वृत्त का केंद्र कहा जाता है। अंग्रेजी में ओरिजिन बोला जाता है। हाँ, क्या है? ORGI, ORIGIN, ये होता है ऑरिजिन। चलिए ठीक है, तो ऑरिजिन अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? ऑरिजिन। इसीलिए हम इसको किससे डिनोट करते हैं? O से डिनोट करते हैं। ठीक, तो हमने सीखा वृत्त के बारे में कि वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर और सर्किल, यानी अभ्यंतर, बहिर्भाग और वृत्त। इसके टोटल लेंथ की बात करें तो हम कहते हैं परिधि, यानी वृत्त की परिधि। अंग्रेजी में बोला जाएगा तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। ठीक, उसके बाद समझिएगा परिधि कहिए या परिमाप कहिए, बात सेम है। उसके बाद हमेशा केंद्र को हम लोग O से डिनोट करते हैं क्योंकि ओरिजिन होता है, ओरिजिन की स्पेलिंग जो है वो R से प्रारंभ होती है। इससे O से प्रारंभ होते हैं। यहाँ हमारा यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे। उसके बाद यदि हम बच्चे बात करें
ये हमारा केंद्र है, और केंद्र से अगर हम किनारे की तरफ ले जाते हैं, चाहे इधर ले जाएं, चाहे इधर ले जाएं, चाहे जहाँ भी ले जाएं, केंद्र से अगर किनारे की तरफ ले जाएंगे तो ये सभी जो होती हैं ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहा जाता है, इसीलिए जो है त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। किससे? आर से, क्योंकि अंग्रेजी में रेडियस कहा जाता है, अंग्रेजी में रेडियस कहा जाता है, इसलिए हमेशा इसको आर से डिनोट किया जाता है। और ये समझिएगा वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये मत सोचिएगा अगर ये 5 सेमी है तो ये भी 5 सेमी होगा, यानी जितना वृत्त की त्रिज्याएं हैं वो वृत्त की त्रिज्याएं जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। वृत्त की त्रिज्या होती क्या? अगर हम केंद्र से किनारे की तरफ ले जाएंगे तो वो क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक, तो वृत्त की त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? वृत्त की त्रिज्या हमारी जो होती है, वृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और वृत्त के केंद्र को किससे डिनोट करते हैं? ओ से। वृत्त के केंद्र को हम लोग जो है वो ओ से डिनोट करते हैं। बात समझ आई? अब आगे समझो बच्चे ध्यान से। अगर कोई वृत्त है, मान लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखो अभी हमने बताया कि अगर हम केंद्र से किनारे की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त्रिज्या। कब होगी त्रिज्या? केंद्र से कहाँ ले जाएंगे? किनारे की तरफ। कहाँ? अगर केंद्र से किनारे की तरफ ले जाएंगे तो क्या कहलाएगा? इसकी टोटल लेंथ क्या कहलाएगी? परिधि। वृत्त के परिधि का फार्मूला क्या होता है? वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है? कौन कौन? अभ्यंतर, बहिर्भाग और। अब समझो ध्यान से, अगर ये बच्चे केंद्र से हम किनारे ले गए तो कुल मिलाकर के हमारी एक त्रिज्या हुई, और अगर हम केंद्र से फिर से किनारे की तरफ लाए एक त्रिज्या हमारी और हो गई। एक त्रिज्या इधर, एक त्रिज्या इधर, दो त्रिज्या मिलकर के हमारे व्यास का निर्माण करती हैं। किसको? व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहा जाता है। डायमीटर, इसलिए व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे? डी से। बात समझ आई? अब ये समझो बच्चे, अगर हम बात करें जो व्यास होता है वो किसी वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है। कितने भागों में बांटता है? यानी वृत्त का जो व्यास होता है किसी वृत्त को 2 बराबर भागों में क्या करता है? डिवाइड कर देता है। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये देखो, यानी ये भाग और ये भाग आपस में क्या होगा? ठीक। हालांकि मान सकते हम ऐसा अंजलियों बना दिए हैं तो बराबर हो जाना हो, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। अब जरूरी नहीं कि व्यास ऐसे ही जाए, ये मुन्ना व्यास ऐसे भी हो सकता, बस केवल कहाँ से जाना चाहिए? केंद्र से। अगर केंद्र से होकर वो क्रॉस होगा तो हम उसे व्यास ही बोलेंगे, और वो सर्वदा ही जो है वो वृत्त को 2 इक्वल पार्ट में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बस नहीं, तो देखो एक त्रिज्या इधर हुई और एक त्रिज्या इधर। कई त्रिज्या? यानी व्यास जो होता है वो कितने त्रिज्या के बराबर होता है? 2 त्रिज्या के बराबर होता है। यानी कुल मिलाकर के हम लिख सकते हैं d बराबर 2r। व्यास ब्रैकेट में लिख देते हैं d बराबर कितना? 2r। या फिर ऐसे हो सकता है, अगर हमने d बराबर 2r लिखा है, हमको r की वैल्यू निकालनी हो, 2 से क्या करेंगे? यानी हो जाएगा d/2 बराबर r, या r बराबर d/2। अगर हमको व्यास दिया रहेगा, उस व्यास का आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगी? त्रिज्या। और अगर त्रिज्या दिया रहेगा उस त्रिज्या का दूना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? व्यास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कब आएगा व्यास? जब त्रिज्या का क्या करेंगे? और त्रिज्या कब आएगी? तो व्यास कितना करेंगे? आधा। बस सुनाइए, चलिए आगे समझिएगा ध्यान से। इसके टोटल लंबाई को परिधि कहते हैं। केंद्र को ओ से डिनोट करते हैं। केंद्र से किनारे की तरफ जाएंगे तो क्या कहलाएगी? त्रिज्या। और अगर किसी रेखा को हम केंद्र से होकर गुजार देते हैं तो वो क्या कहलाएगी? व्यास। व्यास में कितने त्रिज्या होती हैं? 2।
बात सुनाई। ये बच्चे अब अगर हम बात करें इसी में, ये हमारा केंद्र रहा और यदि मैं एक रेखा गुजारूं और वो केंद्र से होकर ना जाए, केंद्र से होकर अगर ना जाए तो उसे जीवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवा। क्या? जीवा। जीवा। जीवा को अंग्रेजी में कॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्ड। इसलिए जीवा को किससे डिनोट करेंगे? सी से। तो जीवा कब कहलाएगी? जब केंद्र से होकर ना जाए। बात सुना रही है? यस सर। उसके बाद बच्चे समझ लो, वृत्त का क्षेत्रफल भी बता देते इसी आगे आया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर। ये क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। बात सुनाई। उसके बाद अब चर्चा उठी है तो बता ही देते हैं। ये बच्चे अगर हम आपसे पूछे कि अर्धवृत्त की परिधि बताओ तब चले नहीं, समझ लीजिए ध्यान से। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? जब हमने आपसे वृत्त का परिधि पूछा था तो आपने पूरा बताया था इसको। समझिए ध्यान से हमारी बात। जब हमने वृत्त की परिधि पूछी थी, ध्यान से समझिए सब बच्चे, जब हमने वृत्त की परिधि पूछी थी तो आपने क्या बताया था? इसकी टोटल लंबाई को ही न बताया था। यस सर। तो अगर हम आपसे पूछे कि अर्धवृत्त की परिधि, तब क्या काम करेंगे आप? देखो पहले समझ बच्चे, अर्धवृत्त हमारा तब बनेगा जब आप इतना बांटेंगे, यही ना बना अर्धवृत्त हमारा। यस सर। तो लेकिन समझो ध्यान से, अर्धवृत्त की अगर हम परिधि की बात करें जो आप पाई आर बता रहे हैं, वो पता पाई आर कितना बता रहे हैं? ये पाई आर केवल ये बता रहे हैं, ये इतना चीज जिस जो सर्कुलर है। समझो ध्यान से, नहीं आएंगे तो चलो तोड़ देंगे। यार समझो ध्यान से बच्चे, ये पाई आर आप किसको बता रहे हैं? ये सर्कुलाकार जो है उसको बता रहे हैं। इस रेखा को आप बता रहे हैं क्या? नो सर। और ये रेखा हमारी है क्या? व्यास है। क्या है? व्यास। तो समझिएगा ध्यान से समझिएगा। यानी अगर हम अर्धवृत्त की परिधि की बात करें तो जब आपने पाई आर बताया तो पाई आर आपने केवल इतना बताया, इसको आपने, इसका क्या होता है? ये होता है डी। तो पाई आर प्लस डी। जहाँ पर डी क्या है? डायमीटर, व्यास। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर प्लस डी कितना होता है? 2r। अभी सीखा था ना हमने? यस सर। डी कितना होता है? 2r। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, r को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा पाई प्लस 2। r को तो कॉमन किया है ना। तो ये देखो, वृत्त अर्धवृत्त की परिधि को हम लोग 3 प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। बात सुनाई। तो अर्धवृत्त का परिधि जो होता है वो पाई आर नहीं होता, क्या होता है? पाई आर प्लस डी होता है। जब कोई पूछेगा कैसे, तो आप बता सकते हैं कि जो आप पाई आर बता रहे हैं ये केवल सर्कुलर कार जो है उसको बता रहे हैं, आप इसकी लंबाई को नहीं बता रहे हैं। बात सुनाई। तो समझिएगा ध्यान से, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, अर्धवृत्त की परिधि हमारी होती है, पहले आप लिखना चाहें तो हो सकता है ये हो जाएगा पाई आर प्लस डी। एक ये हो गया, बता सकते हैं। एक तो बता सकते हैं पाई आर प्लस 2r। एक r आप कॉमन कर लें तो पाई प्लस 2। आप किसी भी शब्दों में बता सकते हैं। ये सब की सब जो है वो अर्धवृत्त की परिधि। बात सुनाई। तो और एक अर्धवृत्त का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो वो होता है, क्षेत्रफल वृत्त का है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का हो जाता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस किसमें दिक्कत है? अर्धवृत्त की परिधि। तो वृत्त से संबंधित जो बेसिक जानकारियां थी, जितना कुछ था हमने सबको बता दिया। अब अगर एक बात और समझ लो बच्चे कि आप लोग वृत्त बनाओगे कैसे। देखो वृत्त बनाएंगे कैसे, अगर हमको बनाना हो तो हम गोला प्रकार में कोई सा भी चाप फिट कर लेते हैं। अब ये चाप क्या होता है समझ लो ध्यान से। एक अगर गोला प्रकार लेंगे तो गोला प्रकार में एक जगह पेंसिल लगाने का होता है, एक नोकी होती है। तो हम जहाँ पेंसिल लगाना होता है, पेंसिल हमने लगा लिया इसमें, और ये गोला प्रकार की नोकी है। तो ये गोला प्रकार की नोकी और ये पेंसिल के नोकी के बीच की दूरी को हम चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप। तो कोई चाप फिट कर लेंगे, मान लेते हैं ये गोला प्रकार की नोकी है। गोला प्रकार की नोकी को हमने रखा और पेंसिल को ऐसे घुमा दिया तो क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है। बात सुनाई। तो जो है हम
आज की क्लास में हम लोगों ने इसका वृत्त का यानी 10.1 का जो भी इंट्रोडक्शन था उसको हमने कवर कर लिया है। बाकी हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो अगले इसके क्वेश्चन पर होगा, एक्सरसाइज पर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।